हाँ जी, नमस्कार। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग। जी नमस्ते ज्योति, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नुसरत, प्रिया, दीपांशु। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बता दीजिए मुझे। क्या हम एंशियंट पढ़ रहे थे? एंशियंट इंडिया। क्या हम एंशियंट इंडिया पढ़ रहे थे? जी दीपांशु, बताइएगा आप लोग। जो लोग जुड़ चुके हैं जी अंशुल, गुड आफ्टरनून। अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अशोक का टाइम पीरियड चल रहा था। अशोक, हाँ ठीक है, देखिएगा जी। तो अंशुल जी आप नेशनल वाले में ही कमेंट करें, उसमें मैं कमेंट देख नहीं पा रहा, ठीक है। और चलिए जी, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। देखिएगा इसमें हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक 269 बीसी से 232 बीसी तक राज करेगा। 269 ईस्वी पूर्व से लेके 232 ईस्वी पूर्व तक राज करेगा अशोक। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था 261 बीसी में। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तन 261 बीसी में। अशोक ने हृदय परिवर्तन के बाद क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाई। अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाई थी। अशोक बौद्ध धर्म अपनाकर लड़ाई छोड़ देता है, धम्म नीति अपनाता है। धम्म नीति का मतलब होता है प्रचार करना। अशोक ने कहा अब युद्ध नहीं होंगे, अब होगा प्रचार। उसके बाद देखिएगा अशोक धम्म नीति अपनाने के बाद शाही खजाना बदल जाता है एकदम से। अशोक शाही खजाना बौद्ध धर्म के नाम कर देता है। अब विस्तार की जगह प्रचार करता है, शाही खजाना बौद्ध धर्म के नाम कर देता है और बोध गया वह लुम्बिनी की यात्रा की
अशोक ने बोध गया व लुम्बिनी की यात्रा की, और अशोक ने लुम्बिनी, जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया। अशोक ने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। बौद्ध धर्म की जो है महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, उसको टैक्स फ्री कर दिया था अशोक ने। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा, अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था कि जाकर के वहां पर प्रचार करेगी। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख जारी किए। अशोक के अभिलेख अपने आप में एक चैप्टर है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख जारी किए और 250 BC में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन करवाया। तीसरी महासभा बौद्ध धर्म की पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन करवाया अशोक ने। यहां तक बताइए। अब हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेख अपने आप में एक चैप्टर है। अच्छा, अशोक की मृत्यु, मतलब ये राजनीति छोड़ के एकदम से बौद्ध धर्म के लिए सीरियस हो गया। मृत्यु 232 BC में होती है अशोक की। बताइए जी। हाँ अंशुल, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही नोट्स बनाए आप। कीजिए इसको नोट। जी मैं ठीक हूँ, कीजिएगा आप लोग नोट इसको। जी वेरी गुड आफ्टरनून। कीजिए नोट और नोट करके बताइए। डन। टाइम चेंज नहीं हुआ जी, टाइम चेंज नहीं हुआ। पूछना है किसी को कुछ? जी हो गया। चलिएगा, अब देखिए अशोक के अभिलेख।
अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? चट्टानों पे, दीवारों पे, स्तंभों पे लिखे हुए लेख अभिलेख कहलाते हैं। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे। अशोक ने या तो लिखवाया अशोक ने या तो लिखवाया पिल्लरों पे, जो कि बने स्तंभ लेख। अशोक ने या लिखवाया गुफाओं में, जो बने गुहालेख। और अशोक ने या लिखवाया चट्टानों पे, जो बने शिलालेख। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, स्तंभ लेख, गुहालेख और शिलालेख। या तो उसने लिखवाया पिल्लरों पे, या उसने लिखवाया गुफाओं में, या उसने लिखवाया चट्टानों पे। पिल्लरों पे जो लिखे हुए हैं उनकी संख्या है 7, गुहालेख हैं 4, शिलालेख हैं 14। ये पेपर में पूछा जाता है। स्तंभ लेख यानी कि पिलर एडिक्ट, गुहालेख यानी कि केव एडिक्ट, और शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट। शिलालेख, ठीक है। तो जी अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, या तो स्तंभ लेख, या गुहालेख, या शिलालेख। स्तंभ लेख पिल्लरों पे, गुहालेख गुफाओं में, शिलालेख चट्टानों के ऊपर, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। इन सब की अगर मैं बात करूं तो खोज हुई थी 1750 में, और इनको पढ़ा गया था, यानी इनको ज्ञात किया गया था 1837 में, और इनको पढ़ने वाले का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था, ठीक है। ये है जी अशोक के अभिलेखों के बारे में बातें। मैं आपको एक एक के बारे में बता दूंगा सारा, ठीक है। तो पहले आप लोग यहां तक नोट कीजिए। कीजिएगा आराम से यहां तक नोट। कर लिया सबने?
जी बिल्कुल। अब देखिए, इनके बारे में, सबके बारे में बात करते हैं हम अलग अलग से। जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख, उनकी बात की जाएगी। स्तंभ लेख, इनकी संख्या है 7। कहाँ कहाँ है देखिएगा जी। 1 और 2 इकट्ठे हैं प्रयागराज में। 1 और 2, 2 तो हैं प्रयागराज में। इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर लिखी हुई है प्रयाग प्रशस्ति। इसके ऊपर एक रचना अलग से की गई है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त के दरबार में आएगा ये हरिसेन, ठीक है। इसके बाद तीन है बिहार में, तीन जो हैं बिहार में हैं। उसके बाद एक मेरठ में और एक टोपरा में। एक मेरठ में और एक टोपरा में। मेरठ यूपी, टोपरा हरियाणा, ठीक है। मेरठ और टोपरा में। अब देखो, सोचने वाली बात यह है, पूछा जाता है पेपर में, मेरठ और टोपरा वाला दोनों फिलहाल दिल्ली में है। अशोक ने तो बनवाए थे एक मेरठ और एक टोपरा में। देखो सुनो मेरी बात, 2 प्रयागराज में हो गए, 3 बिहार में, एक मेरठ एक टोपरा। मेरठ और टोपरा वाला फिलहाल दिल्ली में है। मेरठ व टोपरा स्तंभ लेख को, मेरठ व टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। मेरठ व टोपरा वाले को फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले आया था, ठीक है। तो ये हो गए जी अशोक के 7 स्तंभ लेख। इनको नोट कर लो आप लोग अच्छे से, पेपर में ज्यों के ज्यों पूछे जाएंगे जी। कीजिए नोट आप लोग आराम से फटाफट। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक कब लाया ये डेट फिक्स नहीं है, और अपने समय में लेकर के आया, ठीक है। हाँ ममता, मैं एक बार ये करवाने के बाद मैं आपको लिपि बताऊंगा इसकी, ठीक है।
चार कौन से रह गए? ये तो मैंने आपको देखो सिर्फ स्तंभ लेख बताए हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे फिर उनके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिर्फ स्तंभ लेख बताए हैं, ठीक है। हो गया, हम करो फटाफट साथ के साथ स्तंभ लेख। हाँ यही होगा इसका अंशुल, सही कह रहे हो आप। चलिए जी, उसके बाद देखिए चार गुहा लेख। गुहा लेख, चार गुहा लेख हैं, चारों बिहार में 12 बार की गुफाओं में है। बिहार में 12 बार की गुफाएं हैं, उनके अंदर है, इन गुफाओं में लिख रखे हैं चारों गुहा लेख, ठीक है। गुहा लेखों की संख्या है 14, सॉरी चारों जो है इसके अंदर लिखे हुए हैं 12 बार की गुफाओं में। इनको भी नोट कीजिए, फिर देखेंगे 14 शिलालेख जो है उनकी आपको संख्या जो है वो नहीं देखना, जगह नहीं देखनी, उनमें कंटेंट देखना है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, इस तरीके से। पहले आप लोग इसको नोट करो एक बार। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। करो नोट फटाफट, फिर देखते हैं 14 शिलालेख।
देखिए जी, अशोक के शिलालेख। देखो जो शिलालेख हैं उनकी आप लोगों को कंटेंट देखना है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये पेपर में पूछी जाती है। 14 शिलालेखों में आप लोगों को देखना होगा, पहले 14 तक गिनती लिखते हैं हम। देखिए जी, पहला शिलालेखों की अगर मैं बात करूं, पहले में अशोक ने पशु बलि की निंदा कर रखी है जी। पशु बलि की निंदा कर रखी है, एक एक बात समझना। दूसरे में अशोक ने पशु चिकित्सक का वर्णन कर रखा है। तीसरे में अशोक ने जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को पांच वर्ष का दौरा करने की बात कर रखी है। भाई अपने अपने एरिया में जाओ, 5-5 वर्ष का दौरा करो और उनको जाकर के देखो वहां पे बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर के। इसके अलावा चौथे में अशोक ने धम्म का वर्णन कर रखा है, धम्म यानी कि प्रचार। पांचवें में अशोक ने महामांत्र का जिक्र कर रखा है। महामांत्र होते हैं प्रचारक, प्रचारक। छठे में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात कर रखी है, आत्मनियंत्रण। सातवें और आठवें में अशोक ने यात्राओं का वर्णन कर रखा है कि लुम्बिनी गया था और बोध गया गया था, उन यात्राओं का। उसके बाद नौवें में अशोक ने शिष्टाचार की बात कर रखी है, शिष्टाचार की बात कर रखी है। 10वें में अशोक ने प्रजा के हित की बात कर रखी है, प्रजा का हित। 11वें में अशोक ने अगेन धम्म का वर्णन कर रखा है। 12वें में महामांत्र, महामांत्रों का जिक्र कर रखा है। 13वें में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन कर रखा है। अच्छा यहां पे ना महामांत्र में महिला महामांत्रों का जिक्र कर रखा है, मतलब महिला भी प्रचार करेंगे। कलिंग युद्ध व हृदय परिवर्तन की कहानी। और 14वें में अशोक ने धार्मिक जीवन जीने की बात कर रखी है, क्या बात, धार्मिक जीवन जियो। ठीक है, एक बार आप लोग ये 14 के 14 नोट कर लो। धम्म का मतलब होता है प्रचार, ठीक है। कीजिए इसको नोट। और बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो।
सारे के सारे नोट कर लो, इनमें जो समझ नहीं आया। ठीक है संगीता जी, बार बार कमेंट ना करें आप इस पे। ये नोट कर लो एक बार, हो गया। देखो जी, आप लोगों को ये याद भी करने हैं। याद कैसे करने हैं देखिएगा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं जी पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्या है, ठीक है। मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ और फिर आप लोग खुद लिख करके देखेंगे सेम इसी तरीके से और मुझे बताएंगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, कॉपी पेन रख दो, बोर्ड पे देखो, सारे सारे के सारे इधर देखो, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 13वें से। अशोक किसके लिए जाना जाता है? कलिंग के लिए। कलिंग का वर्णन 13वें में, इस तरीके से याद करना है। कलिंग का युद्ध हुआ तो ही तो अशोक ने अच्छी बात की धार्मिक जीवन की। 13 में कलिंग, 14 में धार्मिक जीवन, शुरुआत हमने यहाँ से की। सबसे पहले अशोक ने पशुओं को रखा, पशु बलि नहीं करनी, पशु चिकित्सक का वर्णन भी कर दिया। पशुओं को रखा, पशु बलि, पशु चिकित्सक, ठीक है। 13वें में 1 से 14 तक गिनती लिखी, 13वें से शुरुआत कर दी। अशोक कलिंग के लिए जाना था, कलिंग का युद्ध और हृदय परिवर्तन होने के बाद धार्मिक जीवन की बात की उसने 14वें में। सबसे पहले रखा अशोक ने पशुओं को, भाई पशु बलि की निंदा होगी। दूसरे नंबर पे पशुओं के लिए डॉक्टर के प्रबंध होगा। 7वें और 8वें दोनों में यात्राओं का वर्णन है। 7-8 में दोनों यात्रा, 7-8 में यात्राओं का वर्णन है। धम 4 में, चारों तरफ होता है ना प्रचार, तो प्रचार 4 में, जो 4 में है वही 11 में। प्रचार कौन करते हैं? प्रचारक। प्रचारक 5 में है तो यहाँ 12 में प्रचारक है। मतलब 4 में धम तो 11 में भी धम। 4 चारों तरफ होगा प्रचार, 4 में प्रचार है, वही 11 में है। 5 में प्रचार के बाद प्रचारक आता है, 5 में प्रचारक तो यहाँ भी प्रचारक, 12 में प्रचारक, ठीक है। इसके बाद 3 में 5, 3-5 नहीं बोलते, 3-5, 3 में 5 वर्ष का दौरा, 3 में 5 वर्ष का दौरा। उसके बाद बचे 6, 9 और 10। 6 में आत्मनियंत्रण, 9 में शिष्टाचार, 10 में प्रजा का हित। मुझे बताओ, है दिक्कत किसी को? पहले तो इस बात का जवाब दो, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है इसमें? जिस तरीके से मैंने आपको अब बताया, और अब एक काम करना है, 1 से 14 तक गिनती लिखो और आप लोगों को कसम लगेगी अगर आप लोगों ने चीटिंग की तो। 1 से 14 तक गिनती लिखो और ऐसे ही इसी तरीके से कि हाँ 13 में ये था, 4 में ये था, 5 सारे करके देखो आप लोग। फटाफट मुझे बताओ एक बार। ऐसा करने के बाद आप लोग 1 से 14 तक गिनती लिख के, सारे लिख के, सोच करके, बिना कॉपी में देखे, फिर आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमने लिख लिया, ऐसा हो गया। बताना फटाफट, कमेंट का वेट कर रहा हूँ आप लोगों के, बताइए फटाफट। आज पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, बताइए। जो लोग बाद में इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी ऐसा करेंगे, ठीक है। बताओ फटाफट। ऐसा लिख करके देखना है और कॉपी में नहीं देखना, मतलब चीटिंग नहीं करनी। वेरी गुड। मतलब
एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को याद हो रहे हैं? याद क्यों नहीं होंगे बताओ? 4 में यात्रा, 11 में यात्रा, 5 में प्रचार, 12 में प्रचार। ठीक है, जो 4 में है वही 11 में, जो 5 में वही 12 में। दिक्कत ही नहीं है। क्यों भाई राहुल, मेरी तो अच्छा, तबीयत ठीक है मेरी तो। मैंने बस कमेंट आपका अब देखा, दूसरे पेज पे आपका कमेंट। हो गए याद? जी, सबको हो गए? दस में प्रजा का हित, क्या आप सबको याद हुए हैं ये? नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है सर? 5 में महामंत्र, महामंत्र प्रचारक। हो गए ना याद? क्या बात है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जी, अशोक के मरने के बाद अशोक के बाद मौर्यों का पतन हो गया जी शुरू। अशोक के बाद मौर्यों का पतन हो गया। मौर्यों का पतन शुरू हो गया अशोक के बाद। और आखिरी मौर्य शासक था, इसके बाद कोई खास बचा ही नहीं। आखिरी मौर्य शासक बृहदर्थ, 185 बीसी तक रहा था। बीच में आए बहुत सारे, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो आखिरी मौर्य शासक बृहदर्थ 185 बीसी तक रहा था, और 185 बीसी में मौर्य पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब जो अगला फेमस काल आने वाला है वो गुप्त काल, वो तो 240 एडी में आएगा। तो 185 बीसी से मतलब ईसा मसीह के जन्म से 185 साल पहले से लेके और 240 साल आगे तक, 240 साल तो ये एडी में और 185 साल ये, इस बीच भारत में विदेशी आक्रमणकारी और कुछ भारतीय वंश यहाँ पर टुकड़ों में राज करते हैं। इन बटे हुए टुकड़ों को कहा जाता है, देखो 240 में गुप्त काल आएगा, यहाँ मौर्य खत्म हो गए, मौर्यों ने राज किया, यहाँ आएंगे गुप्त। बीच का जो टाइम है टुकड़ों में बट गया था भारत, और इन टुकड़ों पे राज किया था अनेक वंशों ने, तो इसलिए हम उस पूरे काल को मौर्योत्तर काल कह देते हैं, मौर्यों के बाद का समय। तो यहाँ से यहाँ तक कौन कौन कैसे कैसे वंश आए थे, नाम मात्र के वंश थे, मौर्योत्तर काल को हमें पढ़ना होगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो? समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं अभी? अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। बताइएगा। बाकी लोग भी बताइए, सारे सारे।
हो गया। चलिए देखिए जी, अब आएगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में 185 बीसी से लेके 240 एडी तक काफी वंश यहां पर राज करेंगे, लेकिन अनेक टुकड़ों पे। तो मौर्योत्तर काल में क्या होगा जी? 4 वंश बाहरी होंगे, बाहर से आएंगे, और 3 वंश आंतरिक होंगे। 4 बाहरी वंश और 3 आंतरिक वंश होंगे। ठीक है, जो 4 बाहरी वंश होंगे वो होंगे हिंदयवन, शक, पल्लव और कुषाण। हिंदयवन, शक, पल्लव, कुषाण। 3 जो आंतरिक वंश होंगे वो होंगे सोंग, कणव, सातवाहन। ये आंतरिक वंश होंगे। 4 वंश बाहर से आएंगे, 3 आंतरिक होंगे। ठीक है, देखिए जी, ये जो 4 वंश हैं ये बाहर से आए हैं, और 3 वंश होंगे आंतरिक। हिंदयवन, जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के शुरू किए थे, जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के शुरू किए। शक, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पल्लव नहीं। कुषाण, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के शुरू किए थे। कुषाणों ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के शुरू किए थे। इनमें एक प्रमुख राजा भी हुआ है, प्रमुख शासक कनिष्क। कनिष्क जिसकी 2 राजधानी थी, पेशावर व मथुरा। पेशावर व मथुरा इसकी 2 राजधानियां रही हैं। इसके अलावा कनिष्क ने 72 एडी में शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग शुरू किया था। शक संवत, जो विदेशी आए हैं उनमें से ही। और 78 एडी में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन करवाया था। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन करवाया था। ठीक है, हाँ, पहली बार सोने के सिक्के हिंदयवन या फिर इनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। हिंदयवन या फिर इंडो ग्रीक। सुंग, कणव, सातवाहन। सुंग में एक ही राजा फेमस था, पुष्यमित्र सुंग, ये पूछ लिया जाता है। खास बात इनकी कोई खास बात नहीं थी। सातवाहनों की खास बात थी, इन्होंने भारत में शीशे के सिक्के शुरू किए थे। शीशे के सिक्के शुरू किए थे। ठीक है, तो ये है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का समय। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। इनके समय की जरूरत नहीं है पुरुषोत्तम, इनका सबका समय मिला लीजिए। 185 से 240 के बीच ये लोग रहे हैं। ठीक है,
सूंग में एक ही राजा रहा था, पुष्यमित्र सूंग। सक्सवंत, एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया भाई, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सक्सवंत जो है ये 78 में शुरू हुआ था और चौथी महासभा 72 एडी में। ये आप लोग करेक्शन कर लेना। सक्सवंत 78 में शुरू हुआ था, बाय मिस्टेक लिखा गया, और चौथी महासभा का आयोजन 72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से, हाँ कीजिएगा नोट। हाँ जी, 72 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं अंशुल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कीजिए फटाफट नोट। और फाइनली उसके बाद शुरू होता है गुप्त काल। देखिए जी, हो गया ना, सबने कर लिया? कमेंट करो फटाफट। धनानंद के समय राजधानी पाटलिपुत्र थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब देखिए फाइनली शुरू होता है गुप्त काल। गुप्त काल 240 एडी से लेके 580 एडी तक चलने वाला होगा। देखिएगा जी, गुप्त काल, गुप्त काल को हम कहेंगे भारत के इतिहास का स्वर्ण युग। भारत के इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। इससे पहले देखिए, स्वर्ण युग जो है मतलब किस समय में किस चीज की महत्वता रही है, ऐसी चीजों को स्वर्ण युग बोल दिया जाता है। स्वर्ण युग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। अब देखिएगा जी, स्वर्ण युग के बारे में क्या पूछा जाता है। साहित्य का स्वर्ण युग एक पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग एक पूछा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग एक पूछा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग
एक पूछा जाता है भवन निर्माण का सवर्ण योग। एक पूछा जाता है सिक्कों का सवर्ण योग। सिक्कों का सवर्ण योग। ये सारे सवर्ण योग आप लोग लिख लीजिए। और एक ये हो गया भारत के इतिहास का सवर्ण योग। ठीक है, नीचे लिखो, दिखाई नहीं दे रहा, लो जी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको घर से करेंगे, अगली क्लास में मुझे इनके आंसर बताएंगे। एक बार आप इनको नोट कर लो आराम से, पहले नोट कीजिए। आप लोग गूगल करो, यूट्यूब करो, किसी से पूछो, सर्च करो, कुछ भी करो, मुझे अगली क्लास में इनका आंसर चाहिएगा। समझ गए आप लोग बात? करो। लिख लिया सबने? बताइएगा, क्या आप लोगों ने लिखा है? लिखा है ना? तो ठीक है, अगले लेक्चर में आप लोग मुझे इनके आंसर बताएंगे। ठीक है जी, तो चलिएगा, बाय बाय।